Morning one and all. Today I am going to explain you what is biodata, curriculum vitae, that is CV and resume. And most of you think that it is all same or similar. आप समझते हो बायोडेटा और करिकुलम वाइटे और रिज्यूमे सब एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ का नाम है. तो दिस विल बी अ bilingual lecture for the better understanding of my students, and I will give the samples of curriculum vitae, biodata and resume on the screen so that you can understand it in a better way. So first of all, बायोडेटा, करिकुलम वाइटे, रिज्यूमे है क्या और क्यों काम आता है. तो करिकुलम वाइटे को आप ज़्यादातर सीवी के नाम से जानते हो. तो सीवी एक एब्रीवेशन है करिकुलम वाइटे का, जिसका मतलब एक्चुअली होता है आर्ट ऑफ प्रेजेंटिंग द बायोडेटा और द पर्सनल डिटेल्स ऑफ क्वालिफिकेशन एंड कैपेसिटीज़ कंसर्निंग अ पर्टिकुलर जॉब. आपको सीवी लिखने की ज़रूरत ही तब आएगी जब आपको जॉब के लिए अप्लाई करना होगा, वरना आप अपना सीवी लिख करके यूँ ही अपने लिए नहीं रखते, ना अपने रिश्तेदारों को देने के लिए रखते हैं आप. सीवी का मतलब ही आपका करिकुलम वाइटे आपको बनाने का काम इसलिए आएगा. रिज्यूमे आप तब बनाओगे जब आपको किसी जॉब के लिए, पर्टिकुलर जॉब के लिए अपने आप को प्रेजेंट करना होगा, अपनी डिटेल्स को, अपनी पर्सनल डिटेल्स को प्रेजेंट करेंगे. इट इंक्लूड्स द होल इन्फॉर्मेशन एंड द पर्सनल एफिशिएंसी, education and professional skills, work experience and the achievements that you have made in your past years of employment, or if you are a fresher then it's another thing. तो ये आपकी सारी डिटेल को इंक्लूड करेगा, जिसमें आपकी एजुकेशनल डिटेल होगी, प्रोफेशनल डिटेल होगी, वर्क एक्सपीरियंस डिटेल होगी कि आपने कितने साल पहले कहीं काम किया है, आपकी इम्पॉर्टेंट या स्ट्रेंथ वाली प्रोफेशनल स्किल क्या है, और आपका अचीवमेंट क्या है, और आपने पास्ट कोई जॉब की है, अगर की है तो उसमें आपका क्या रहा हिसाब. तो अगर सीवी की बात करें तो फिर ये थोड़ा सा वो वाली बात हो गई कि किसी फ्रेशर के लिए नहीं होता सीवी. फिर आप ये कह सकते हैं कि सीवी जो हो गया वो किसी फ्रेशर का नहीं होगा, इसमें थोड़ा सा वर्क एक्सपीरियंस वगैरह भी आएगा. अगर फ्रेशर की बात हो रही होगी तो फिर हम यहाँ पर बायोडेटा की बात करेंगे, और रिज्यूमे की बात करें तो सीवी थोड़ा सा एक्सपीरियंस की बात हो गई यहाँ पे. तो एक बहुत स्लाइड सा डिफरेंस है. ज़्यादातर लोग, और अगर आप कहीं और चेक करेंगे तो आपको यही पता चलेगा कि ये सब कुछ एक ही बात है, लेकिन यहाँ एक ही बात में एक बहुत छोटी सी बात है जो इन लोगों को फ़र्क कर देती है. हमें वही टेक्निकल डिटेल जाननी है कि हमें क्या चीज़ करना है एक्चुअली जब हमें बायोडेटा लिखने के लिए आए, करिकुलम वाइटे लिखने के लिए आए और रिज्यूमे लिखने के लिए आए. तो it is very important to prepare it carefully and effectively. Now it is believed that sometimes the future career of a young man depends on the skill of how he prepared this CV. अब तो ऐसा हो गया कि लोग ये मानने भी लग गए हैं कि अगर CV सही से प्रिपेयर नहीं हुआ होगा तो आपका जॉब जो है वो मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये इस पर डिपेंड करने लग गया है कि आपका सीवी कैसा प्रिपेयर हो गया है. और अब तो कुछ प्रोफेशनल लोग भी हैं जो कि आपका सीवी प्रिपेयर करते हैं, उसके पैसे लेते हैं अच्छे खासे. तो आपको ये सीखना इसलिए भी ज़रूरी है कि आप क्यों किसी को पैसे दोगे. एक तो आपके पास जॉब नहीं है, ऊपर से आप पैसे दे के रिज्यूमे बनवाओगे, सीवी बनवाओगे, बायोडेटा बनवाओगे. तो ये प्रोफिशेंसी, ये स्किल आपके अंदर खुद क्यों नहीं होगी कि आप अपना काम खुद कर सको. तो यहाँ पर आपको ये सीखने की ज़रूरत है कि क्या मैं ना करूं या मैं क्या करूं कि एक सही तरीके का सीवी या बायोडेटा प्रिपेयर हो सके. दस बहुत ग्रेट डिफरेंस क्या है कि सीवी एंड एन ऑर्डिनरी बायोडेटा में यहाँ पर आपका थोड़ा सा डिफरेंस है और बहुत स्मॉल सा है. आप उसको समझने की कोशिश करेंगे. अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ जॉब यू आर अप्लाइंग, सीवी जो होता है ना वो बदलता रहता है, क्योंकि आपके नेचर ऑफ द जॉब पे होता है. वो किस तरह की जॉब आप करना चाहते हो उस तरह का सीवी बनेगा आपका. एंड जहाँ पे भी आपको भेजना उस हिसाब से, जैसे कि अगर आप मान लीजिए आप बीटेक हैं, लेकिन अब आप पढ़ाना चाह रहे हैं, टीचर बनना चाह रहे हैं, आप कंप्यूटर टीचर बनना चाह रहे हो, और आप हैं बीटेक, आप एमटेक हैं, और आपने अदर प्रोफिशेंसी भी कर रखी है, आपने बहुत सारे कोर्स कर रखे हैं, लेकिन अब आप बीटेक हैं, उसके बाद भी आप किसी स्कूल में कंप्यूटर साइंस टीचर बनना चाहते हैं. तो अब आपका जो जॉब है और जो आपका सीवी है, अब वो एक क्वालिफ़िकेशन इंक्लूड करेगा जो टीचर के लिए ज़रूरी होता है. तो ऐसे नहीं चलेगा कि आप अपना बीएड नहीं दिखाएंगे वहाँ पर और आपका काम हो जाएगा, या अपनी कोई टीचर ट्रेनिंग नहीं दिखाएंगे और आपका काम हो जाएगा. तो अब आपको इंटेंट करना पड़ता है कि किस जॉब के लिए आप भेज रहे हो अपना सीवी, उस हिसाब से आपका सीवी बदलता रहता है. और it is important to give your name, address, reference and the achievement of your family and the achievement to create an impression that you possess natural capacities.
तो अब आपको अपने अचीवमेंट्स भी दिखाने पड़ेंगे। टीचर बन रहे हैं आप, कंप्यूटर साइंस के टीचर बन रहे हैं, तो अब आप अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में मेंशन करेंगे कि आपने अपने स्कूल टाइम में या अपने ट्रेनिंग टाइम में या अपने बीटेक के टाइम में आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट कंप्लीट करे। अगर आप इंजीनियर बनने जा रहे हो और आप सिर्फ बीटेक हैं और सिर्फ बीटेक है, तो आप क्या अपना प्रोजेक्ट बताएंगे वहाँ पर कि हमने जो है ये किया था। मान लीजिए आप बीटेक में थे जब, तो आपने एक वेबिनार भी किया था, आपने एक एंकरिंग भी करी थी, आपने एक पूरा प्रोग्राम जो है उसको अरेंज किया था, उसका पूरा टेक्निकल जितना भी इश्यूज़ था सब संभाला था आपने। आप प्रेजेंटेशंस के टाइम जो है अपने कैपेसिटीज़ दिखा सकते हैं। तो एक स्कूल वाले को ये एबिलिटी चाहिए होगी कि जब आप प्रेजेंटेशन वो कर रहे हो तो आप उसको स्टेज को संभाल सकेंगे अपने कंप्यूटर स्किल्स से, या नहीं संभाल पाएंगे, या आप रिजल्ट्स बना पाएंगे। आप कंप्यूटर साइंस टीचर है तो क्या आप रिजल्ट्स बना पाएंगे, आप एकेडमिक्स में एक्सेल कर पाएंगे, आप समझ पाएंगे, पढ़ा पाएंगे, बच्चों को प्रैक्टिकल वे में प्रिपेयर करा पाएंगे या नहीं। बीटेक होना और बच्चों को पढ़ाना दो अलग अलग चीज़ें। बहुत से कंप्यूटर साइंस के टीचर्स होते हैं वो बहुत अच्छे वो नहीं बन पाते टीचर्स नहीं। बहुत से कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, आप बीटेक हैं और आपने एमटेक भी कर रखा है और आपने पता नहीं क्या क्या कर रखा है, लेकिन आप शायद कन्वे नहीं कर पाए। तो बीइंग अ टीचर यू हैव टू इम्पार्ट योर नॉलेज। आपकी नॉलेज आपके स्टूडेंट तक पहुंचनी चाहिए। तो ये फ़र्क है, इसलिए आपको उसी तरह से इंटेंट करना पड़ेगा। आगे क्या हो गया, देन यू हैव टू इंक्लूड योर एकेडमिक क्वालिफिकेशन एक्सेट्रा। यू मस्ट मेंशन योर एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन एंड द एक्टिविटीज़ विच मे रिवील योर डिटर्मिनेशन एंड द डेडिकेशन टू कंप्लीट द पर्टिकुलर जॉब। यू हैव टू जस्टिफाई टू योर एम्प्लॉयर दैट you are the fittest person for the job and that you can prove true to his expectation. At the end of the CV, there must be a few references of some respectable persons who can testify all that you have included in your CV. You can also give email address below your signature at the end, but all this must be quite legible. तो आपको बता दूं, जब आप बहुत सारे इंटरव्यूज़ के लिए जा रहे होते हैं ना, टीचर वगैरह के लिए, सीवी तो स्पेशली जॉब के लिए बनता है, या आप किसी भी जॉब के लिए किसी भी टीचर के लिए गए या कुछ भी आप करने जा रहे होते हैं ना, तो जो आपका इंटरव्यूअर होता है, जो आपका इंटरव्यू ले रहा होता है, उसके हाथ में आपका सीवी होता है। तो अगर एक सीवी अच्छे से प्रिपेयर नहीं है, आपने नाम अपना कहीं पीछे की तरफ लिख दिया है, क्वालिफ़िकेशन कहीं पीछे की तरफ लिख दिया है और अपना एक्सपीरियंस सबसे पहले लिख दिया है, और अगर जम्बलिंग कर दी है, तो आपका इंटरव्यू पूरी तरह से ख़राब हो सकता है। तो अपने इंटरव्यू को पूरी तरह से अच्छा करने के लिए आप डिसाइड करेंगे, आप एक तरह से डायरेक्ट करेंगे कि किस तरह से मेरा इंटरव्यू होगा। तो आपकी जो डिटेल्स है वो उस तरह से वहाँ पर प्रेजेंट होनी चाहिए। अब इसके बारे में फ़र्दर बात ना करते हुए हम इस बारे में बात करते हैं कि मेन फीचर ऑफ सीवी क्या होना चाहिए। तो अब आप ये समझ गए कि कितना ज़रूरी है एक अच्छा सीवी बनाना, क्योंकि अगर अच्छा सीवी होगा आपका तो आपका जो इंटरव्यू है वो उसी हिसाब से डायरेक्ट होगा, आप उसी हिसाब से डायरेक्शन देंगे अपने इंटरव्यू को। अगर आप जम्बलिंग करेंगे अपने सीवी में तो आपका इंटरव्यू भी अच्छा नहीं होगा और हो सकता है आपको जॉब ना मिले। तो एक अच्छे सीवी में एक चीज़ आप याद रखें, सीवी यानी डिटेल्स, उससे पहले आपके पास एक एप्लीकेशन होती है। आप एक एप्लीकेशन ज़रूर अटैच करते हैं उस सीवी में। ऐसा नहीं होता है कि आप सीवी में खाली अपनी पर्सनल डिटेल पहुँचा देते हैं, आपको एक एप्लीकेशन भी देनी होती है। उस एप्लीकेशन में आप क्या लिखते हैं, तो उस एप्लीकेशन में आप उस जॉब का कैसे लिखते हैं। तो चलिए पहले डिस्कस करते हैं कि वो एप्लीकेशन आप कैसे लिखते हैं, वो क्या होता है, उसमें क्या होता है। तो जैसे अच्छा, आपको एक क्वेश्चन मिलता है। सीवी लिखना एक कला इस तरह से है कि इसमें बहुत कुछ ऐसा है जो आपको क्वेश्चन से मिल जाएगा। जब आपको क्वेश्चन मिले, पहले तो आपको प्रिपेयर करना है, लेकिन अगर आप एग्ज़ाम में अटैम्प्ट करने जा रहे हैं इस क्वेश्चन को, तो कैसे अटैम्प्ट करना है। एक होता है आप प्रैक्टिकल लाइफ में खुद सीवी बना रहे हैं या किसी का सीवी बना रहे हैं, और एक होता है आप इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर रहे हैं अपने लैंग्वेज के पेपर में। तो जैसे ही आपको क्वेश्चन मिलेगा ना, उसमें से आपको दो चीज़ें चुरानी है। पहला क्या, किस अथॉरिटी को आपको लिखना है, और दूसरा क्या चुराना है आपको, दूसरा आपको चुराना है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, किस पोस्ट को लिखनी है और किस पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं। जैसे अब आपका एक कोई एग्जाम्पल हो गया कि आपको एक जॉब एप्लीकेशन देना है एक कंप्यूटर साइंस टीचर को, और वो भी देना है आपको प्रिंसिपल ऑफ गुरुकुल को देना है। द गुरुकुल में आपको देना है, द गुरुकुल फाउंडेशन में आपको कंप्यूटर साइंस टीचर की जॉब चाहिए, और आप वैसा एक सीवी बना रहे हैं। और आपको, अब आप समझ गए किसको देना है, प्रिंसिपल को देना है या डायरेक्टर को देना है, और किस चीज़ का देना है एप्लीकेशन, जॉब एप्लीकेशन आपको किस चीज़ का देना है, आपको देना है जॉब एप्लीकेशन एक कंप्यूटर साइंस टीचर का। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं
कि आप कहोगे मैम अभी तो आप सीवी बता रही थी, अब आप एप्लीकेशन बता रही। नहीं, एप्लीकेशन इज़ अ मस्ट फॉर सीवी। आप थोड़ा सा 10 लाइंस में एप्लीकेशन लिखेंगे, उसके बाद आप सीवी बनाएंगे। बहुत से बच्चे सिर्फ डायरेक्ट सीवी बना देते हैं, इसलिए उनके मार्क्स कटते हैं। तो आप एक अटैचमेंट, सीवी अटैच्ड होता है, पहले आप एक छोटी एप्लीकेशन भी लिखेंगे। तो आप ऐसे लिखेंगे, जैसे मान लीजिए आपने लिखा कि 5 हाउस नंबर 5 वैशाली लेन, आपने डाल दिया हाउस नंबर 5 वैशाली लेन, आवास विकास कुछ भी डाल दिया आपने, नहीं आवास विकास और वैशाली अलग अलग हो गए। आवास विकास डाल दिया, हाउस नंबर 5 आवास विकास, लेन नंबर 1 आवास विकास, आपने कोई जगह का नाम डाल दिया, नैनीताल डाल दिया। और फिर उसके जस्ट बाद आप डेट डालेंगे। ये मैंने अभी आपको ऊपर एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये आपको स्क्रीन में मैं लगा देती हूँ ताकि आप समझ जाएं। और फिर एक लाइन छोड़ के आप जस्ट नीचे डेट डालेंगे। डेट में जैसे आज आपकी डेट हो गई, आज क्या है आपकी डेट, आपकी शायद 10th है, 10th या 11th है, तो आप ये डालेंगे यहाँ पर अप्रैल चल रहा है, अप्रैल लिखेंगे, अप्रैल 11th 2021, ठीक है। अप्रैल की जगह आप 5वां महीना या 4था महीना ऐसे नहीं डालेंगे कि 10/4/2021 ऐसे नहीं डालेंगे, 10/4/2001 ऐसे नहीं डालेंगे। आप पहले मंथ का नाम लिखेंगे स्पेलिंग के साथ, APRIL, अप्रैल, जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है। फिर आप उसका तारीख डालेंगे, फिर देन हल्का सा कॉमा लगाएंगे और फिर लिखेंगे 2021। तो मैं आज की डेट में बता रही हूँ आपको। फिर आप लिखेंगे द प्रिंसिपल या द डायरेक्टर गुरुकुल फाउंडेशन स्कूल, और सब राइट हैंड साइड पे आएगा, अभी जिस तरह से मैंने दिखा रखा है, गुरुकुल फाउंडेशन स्कूल और काशीपुर। और फिर आप उसके बाद सब्जेक्ट डालेंगे, सब्जेक्ट माइंडेड सब्जेक्ट जस्ट आपका सैल्यूटेशन के बाद आएगा, और आप उसको सब्जेक्ट डालेंगे और लिखेंगे सब्जेक्ट। फिर आप लिखेंगे जॉब एप्लीकेशन एंड CV फॉर द पोस्ट ऑफ कंप्यूटर टीचर। फिर आप यहाँ पे लिखेंगे सर या मैडम, अगर डायरेक्टर एक सर है तो सर, नहीं तो मैडम है तो मैडम। सर और मैडम भी आप लिख सकते हैं, सर ऑब्लिक मैडम। दिस इज़ इन द रेफरेंस ऑफ योर एडवर्टीजमेंट पब्लिश इन द टाइम्स ऑफ इंडिया और पब्लिश इन द टाइम्स ऑफ अमर उजाला, इन अमर उजाला, किसी भी पेपर का नाम और उसकी डेट, अप्रैल 5th, अप्रैल 7th ऐसे 2021 फॉर द पोस्ट ऑफ अ कंप्यूटर टीचर इन योर स्कूल, फॉर द पोस्ट ऑफ अ कंप्यूटर टीचर इन योर स्कूल। इफ़ आई एम गिवन एन अपॉर्चुनिटी, और आप वहाँ पे फिर लिखेंगे फुल स्टॉप लिखे, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है, फॉर द पोस्ट ऑफ अ कंप्यूटर टीचर आई वांट टू ऑफर माय सर्विसेज, इफ़ आई एम गिवन द अपॉर्चुनिटी आई विल प्रूव माय सिंसियरिटी, माय CV इज़ इनक्लोज विद द डॉक्यूमेंट्स। तो आप ऐसे प्रेजेंट करेंगे। ये इस वक्त के लिए भी माइंड कर लीजिए कि आप अभी कैसे एग्ज़ाम में अटैम्प्ट करेंगे, उस वक्त के लिए भी माइंड कर लीजिए अगर आप खुद कहीं CV देने जा रहे हैं तो आपको खुद सीखना है, ये सारी स्किल्स आपको खुद सीखनी है। तो आप ऐसे लिखेंगे, जब आपने सब्जेक्ट लिख लिया, फिर आपने सर लिख लिया, तो आप लिखेंगे दिस इज़ इन द रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट पब्लिश्ड इन द अमर उजाला और इन काशीपुर टाइम्स, डेटेड, डेट डालेंगे, और जो भी आपकी तारीख है वो उस दिन जिस दिन भी वो रिलीज़ हुआ था, यानी वो तारीख इस तारीख से थोड़ा पहले की होगी। फॉर द पोस्ट ऑफ अ कंप्यूटर टीचर आई वांट टू ऑफर माय सर्विसेज, इफ़ आई एम गिवन एन अपॉर्चुनिटी आई विल प्रूव माय सिंसियरिटी, और इफ़ आई विल गिवन द अपॉर्चुनिटी आई विल नॉट लेट एनी स्टोन अनटर्न, ऐसे भी लिख सकते हैं। माई CV इज़ इनक्लोज विद द डॉक्यूमेंट्स, थैंक यू, योर्स फेथफुली या योर्स सिंसियरली, और आपका नाम। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आप राजुल हैं, आप रवि हैं, आप रीता हैं, तो आप उसी तरह से नाम दे दीजिए, वरना आप अपना नाम डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका CV आएगा, जिसका मैंने आपको टेक्निक ऊपर लिख दे रही हूँ, मैं आपको लिख करके बाकायदा पेज लगाऊंगी। तो यहाँ पे जैसे आपका पहला आया नेम में आपने अपना नाम डाल दिया, मान लीजिए आपने अपना राहुल नाम डाल दिया, फादर नेम, आपके फादर का नाम मान लीजिए मुकेश है, फिर आपने मदर नेम डाला, फिर आप डेट ऑफ द बर्थ अपनी डालोगे, तो डेट ऑफ बर्थ में भी याद रखना है, वैसे ही डालोगे। जैसे मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ 92 की है, तो आप डालेंगे कि 5 जनवरी 1992। एड्रेस डालेंगे अपना एड्रेस, यानी भैया आपने जो डाला था अभी ऊपर के 5 लेन हाउस नंबर 5 आवास विकास काशीपुर। फिर मैरिटल स्टेटस डालेंगे, अभी आप मैरिटल स्टेटस में नहीं है तो आप सिंगल डालेंगे। फिर नेशनैलिटी डालेंगे जो कि आपकी इंडिया होगी। फिर क्वालिफ़िकेशंस डालेंगे, एंड माइंड इट क्वालिफ़िकेशंस जो होती है वो एक्सपीरियंस के पहले आएगी।
तो क्वालिफ़िकेशन डालेंगे और क्वालिफ़िकेशन में आप जो हैं अपना बाकायदा वो बनाएंगे, कॉलम बनाएंगे। तो कॉलम में क्या होना चाहिए आपका कॉलम में एक चीज़ होती है, आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में आता है। ज़्यादातर असेंडिंग ऑर्डर में लिखा रहता है, मगर डिसेंडिंग ऑर्डर में आता है, क्योंकि वो आपकी मैक्सिमम क्वालिफ़िकेशन देखना चाहते हैं। तो आपने जो लास्ट में, जैसे मान लीजिए आपने किसी ने मान लीजिए उस कंप्यूटर टीचर ने CCS का कोई कोर्स कर रखा है, या कोर्स नहीं, कुछ उसने कर रखा है एक या डिप्लोमा, तो आप नहीं आएगा। जैसे उसका जो लास्ट कोर्स है, जब मान लीजिए उसका एमएड है, एमएड नहीं, अरे क्या होता है, बीटेक, एमटेक, उसका एमटेक है तो एमटेक आएगा, फिर बीटेक आएगा, फिर 12th आएगा, फिर उसका 10th आएगा, ऐसे आएगा। फिर कौन से ईयर में किया है, कितने परसेंटेज है और कौन सा बोर्ड था, ये करेंगे। फिर एक्सपीरियंस डालेंगे आप। एक्सपीरियंस मान लीजिए 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है आपको, या आपके पास नहीं है, 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो वो डालेंगे। हॉबीज़ डालेंगे, जैसे हॉबीज़ हो गया आपका और 2 इयर्स का एक्सपीरियंस इन वर्किंग विथ फलाना स्कूल, आप कोई स्कूल का नाम डाल सकते हैं जैसे आपने किया है जहाँ जॉब। अगर आपने फ्रेशर है तो आप नहीं लिखेंगे कुछ, फिर आप लिखेंगे फ्रेशर। और हॉबीज़ में आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी हॉबीज़ डाल सकते हैं, रीडिंग, लिसनिंग, मेकिंग प्रोग्रामिंग और मेकिंग प्रोग्राम्स। रेफरेंसेस में आप, अब आया रेफरेंस की बारी। रेफरेंस में आप 2 से 3 ऐसे लोगों का नाम डालेंगे और उनके डेजिग्नेशन डालेंगे जो कि आपको जानते होंगे और आपकी इस डिटेल के बारे में हाँ बोलेंगे, जो आपके टीचर हो सकते हैं। जैसे आपने डाल दिया मिस्टर कुशवाहा, डाल दिया आपने मिस्टर कुशवाहा, एसोसिएट प्रोफेसर राधे हरी, फिर आपने मिस्टर महिपाल डाल दिया, या आपने मिस्टर राजकुमार डाल दिया, या आपने मिस्टर प्रसाद डाल दिया। तो आप इस तरह से नाम और उनका डेजिग्नेशन, कहाँ वो काम करते हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी में, वो डालेंगे। और ये हो गया आपका सिंपल तरीका का। तो आप ये याद रखिए, नेम, फादर नेम, एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, मेलिंग एड्रेस, फिर आपका डेट ऑफ बर्थ, फिर आपका जेंडर, फिर मैरिटल स्टेटस, नेशनैलिटी, रिलीजन भी डालने लगते हैं लोग, रिलीजन भी डालते हैं, वर्क एक्सपीरियंस, और फिर लैंग्वेज। अगर जैसे आपका लैंग्वेज में भी आजकल लैंग्वेज की भी चाह होती है पूछने की टीचर्स की। मान लीजिए आप केरल में या कैलकाटा में अप्लाई कर रहे हैं, तो उनकी ये भी वो होती है कि आपको लैंग्वेज आती भी है या नहीं, तो आप लैंग्वेज में डाल सकते हैं फ्लुएंट इन इंग्लिश एंड बंगाली एंड और या हिंदी। और हॉबीज़ में आप वहाँ पे डाल दिया आपने। तो ये आपका एक करिकुलम वाइटे हो गया, एक ढंग का करिकुलम वाइटे हो गया। तो पहले अब आपने देख लिया, पहले आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, फिर एक्सपीरियंस, और आपका ये करिकुलम वाइटे तैयार हो गया। तो अलग अलग जॉब के लिए अलग अलग करिकुलम वाइटे होता है। क्वालिफ़िकेशन में माइंड करिएगा, अगर आपसे कह दिया कि मैंने कैशियर की जॉब के लिए लिखना है, तो आप वहाँ पे एमटेक और बीटेक लिखेंगे तो एमटेक कह रहे, अगर आप वहाँ पे बीएड और एमएड लिखेंगे तो फिर वहाँ पे आपका चलेगा नहीं। तो इसलिए 2-3 करिकुलम वाइटे आप पढ़िए। इसका कोई सेट पैटर्न नहीं होता है कि इसका सेट पैटर्न है, अगर आप किसी और तरीके से कर देंगे तो गलत हो जाएगा। या कोई बच्चा आपको बोले कि गलत हो गया ना, तुमने गलत कर दिया, तो आप नेम, अगर मान लीजिए जैसे मैंने कहा कैलकाटा में जॉब करनी है अब आपको टीचर की, और आप है एक नॉर्थ इंडियन, तो आपको बताना तो पड़ेगा ही ना कि मुझे आती कौन सी लैंग्वेज है। अब आप मान लीजिए आप बहुत अच्छे हो उस जॉब के लिए, टीचर की जॉब आपके लिए बहुत अच्छे, बच्चों को आपकी लैंग्वेज ही नहीं समझ में आएगी, तो आपके लिए वो जॉब, उनके लिए वो जॉब, वो आपको जॉब देना बेकार है। और वो आपसे पूछेंगे तो नहीं है इंटरव्यू के टाइम कि आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है, तो वो ये मान लेंगे। और जिसके पास भी बायोडाटा जाता है उसके पास एक भीड़ होती है बायोडाटा की। बायोडाटा एक ऐसी चीज़, बायोडाटा या करिकुलम वाइटे एक ऐसी चीज़ होती है जो कि जॉब के लिए भेजी जाती है। तो आपसे भी बहुत अच्छे प्रेजेंट किए हुए वहाँ पर करिकुलम वाइटे हो सकते हैं। तो यू हैव टू मेक श्योर दैट योर करिकुलम वाइटे इज़ वेरी क्लियर एंड नीड्स टू हैव ऑल द डिटेल विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर दिस जॉब। ये नहीं कि अब आप टीचर के लिए जॉब के लिए हैं लेकिन आपने वहाँ मेंशन नहीं किया कि मैं बीएड भी हूँ, तो आपको अपनी अदर क्वालिफ़िकेशन भी ऐड कर देनी है वहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं, मगर बेसिक्स यही होता है कि आपका नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, ये फ़ोन नंबर, ईमेल, क्वालिफ़िकेशन, एडिशनल स्किल्स एंड रेफरेंसेस रहता है। मगर अगर जॉब के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका चेंज भी हो सकता है। आई होप इट इज़ यू हैव अंडरस्टूड, और आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच।